सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लगातार आपकी गणित की प्रैक्टिस में करा रहा हूं। रोज शाम 7 बजे और 8 बजे आपकी एक क्लास और आती है आपकी हिंदी बाल विकास की। तो इस तरीके से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है, प्रैक्टिस बहुत ही बेहतरीन चल रही है। तो आप इस क्लास को सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, शेयर करना है अधिक से अधिक, ताकि सभी लोग जुड़ पाएं। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके पिछले वर्षों के पेपरों में पूछे हुए प्रश्न हैं, सभी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप डिस्कस कर पाएं, अच्छे से सॉल्व कर पाएं, अपने आप को परख पाएं और अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएं। तो ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, ऐसे या इन्हीं पे आधारित, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे आधारित प्रश्न तो आपको देखने को मिलने ही मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग जुड़ गए होंगे, सभी लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया होगा अपने सभी दोस्तों में, ग्रुपों में। अब आगे हम देखेंगे प्रश्नों को, ठीक है। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल है। 4 अंकों वाली, देखिए 4 अंकों वाली बृहत्तम, बृहत्तम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या। ये क्या हो जाएगा, 9999। 4 बार 9 लिख देंगे और उसके बाद बोल रहा है कि न्यूनतम संख्या का योगफल। इसी 4 अंक की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी, 1 और उसके आगे 3 जीरो, और इन्हीं का योगफल पूछ रहा है, मतलब इन्हीं को आपको जोड़ देना है। तो देखिए 9 9 9 और 9 और 1 10, तो 10,999। 9,999 और 1,000 कितना हो जाएगा, 10,999। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 2 है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 36 और 54 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो देखिए 5 अंकों की वह छोटी से छोटी अंकों संख्या बताना है जो 16, 24, 36 और 54 से पूर्णतया विभाजित हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 16, 24, 36 और 54 से वह कौन सी संख्या है, 54 से वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो इन सभी से डिवाइड होगी। यानी कि हम सबसे पहले निकाल लेते हैं लासा, और लासा निकालने के बाद जैसे एक संख्या हमको मिल जाएगी x जो इन सभी से विभाजित होगी और छोटी से छोटी होगी, तब इसका जो, इसमें अगर हम किसी संख्या का गुणा करेंगे तो वह भी संख्या क्या होगी, 16, 24 और 36 से डिविजिबल होगी। तो इस तरीके से हम 1 लाख के करीब वाली जो संख्या होगी वह संख्या निकाल लेंगे, और वह संख्या जो हो जाएगी 1 लाख नहीं, यहाँ पे देखिए 5 अंकों की बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा 10,000। तो 10,000 के पास वाली जो संख्या होगी उसको हम निकाल लेंगे, तो वही जो संख्या हो जाएगी वह 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी जो 16, 24, 36 और 54 से पूर्णतया विभाजित हो। तो अब इनका देखिए लासा निकालिए। तो इनका लासा बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। 16, 24, 36, 54 को इस तरीके से लिख लीजिए और उसके बाद भाग देना शुरू करिए। 2 से भाग देंगे, फिर 2 से भाग देंगे, इसी तरीके से जाएगा, और जब तक सभी संख्याएं 1 नहीं हो जाती तब तक भाग देंगे आप और निकालेंगे लासा इसका आप। तो देख लीजिए कैसे आएगा, कितना आएगा। फिर 2 से एक बार भाग करेंगे तो देखिए 8, 12, 18 और 2 और 7, 27। फिर देखिए 2 से भाग जाएगा तो हो जाएगा 4, 6, 9, 27। फिर अभी 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 2, 3, 9, 27। फिर देखिए 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 1, 3, 9 और 27। फिर देखिए 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 1, 1, 3 और 9। फिर अभी इसके बाद 2 बार 3 से जाएगा तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, दूनी 16 और 16 त्रिक 48 और 48 गुणे 9, यही आएगा। अब देखिए 9 8 72 के 2 हाथ से लगेगा 7, 36 और 7 कितना हो जाएगा, 43। तो 432 यहाँ पे आ जाएगा। लासा कितना आ गया, 432 आ गया। अब इसके बाद आप देखिए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या की बात की जा रही है, तो वो हो जाएगा 10,000। अब इसी 10,000 में आप भाग दे दीजिए 432 से।
432 से भाग देंगे देखिए तो पहले 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा 864 और घटाएंगे तो ये आ जाएगा 631 और शून्य बढ़ाएंगे फिर 3 बार जाएगा और ये हो जाएगा 1296 और बच कितना जाएगा शेषफल 64 शेषफल बच जाएगा। यानी कि 10,000 में 64 बचा रह जा रहा है। जब भाग दे रहे हैं 23 बार पूरा पूरा चला जा रहा है और उसके बाद 64 बचा रह जा रहा है। ठीक, 10,000 माइनस 64 ये जो संख्या है यह पूरी तरीके से कट रही है 432 से, यानी कि इन सभी से भी कटेगी। ठीक, तो लेकिन यह जो संख्या होगी, अब देखिए 5 अंकों की ये सबसे छोटी संख्या है, तो अब इसमें क्या करेंगे 64 जब घटाएंगे तो ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसीलिए फिर एक स्टेप और हम आगे बढ़ेंगे, 432 और जोड़ देंगे तो जो संख्या मिलेगी वह इन सभी से डिविजिबल होगी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो इन सभी से कटेगी। तो अब देखिए 64 घट जाएगा इसमें से, 432 में से घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 368। तो ये कितना हो जाएगा 10,368 जो होगा यह 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 16, 24, 36 और 54 से कटेगी। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो संख्या 3 है 25 धन 3/100 धन 4/1000। अब देखिए सभी ऑप्शन दशमलव में दिए गए हैं, यानी कि हम इनको दशमलव में ही बना लेते हैं। अब देखिए 25 धन, अब 3 में भाग हो रहा है 100 का, तो 3 ज्यों का त्यों रहेगा, 100 से भाग हो रहा है, 100 में कितना जीरो है 2 जीरो, तो 0 दशमलव के बाद 2 स्थान पे दशमलव लगना चाहिए, तो एक तो 3 हो गया, एक 0 हो गया, इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे दशमलव 3 स्थान पे लगना चाहिए, तो ये 4 लिख दिया हमने, 0 आगे लिख देंगे, फिर 0 आगे लिख देंगे, फिर दशमलव लगा देंगे, इस तरीके से ये भाग हो जाएगा। अब इसके बाद इनको जोड़ लीजिए, तो 25.0, अब दशमलव दूसरे स्थान पे, अब ऐसे आप जोड़ेंगे तो इसको इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0.03 को 0.030 भी लिख सकते हैं, तो इन सबको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, आपको पता ही, आसानी से आप जोड़ लोगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन का सही है, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है 25.034 यह सही हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदुओं DEF है, निम्न में से कौन सा सत्य है। अब देखिए त्रिभुज DEF यानी कि ये वाला त्रिभुज DEF, इस वाले त्रिभुज की बात की जा रही है, और बराबर त्रिभुज ABC यानी कि इस बड़े वाली त्रिभुज की, जो बड़ा त्रिभुज आपको दिख रहा है त्रिभुज ABC है। अब इन दोनों के क्षेत्रफलों में हमको संबंध बताना है। तो आप देखिए एक बार इस फिगर को देखिए, तो यहाँ पे आपको सिमेट्रिकल अगर दिख रहा हो तो यहाँ पे आपको 4 जो है वो छोटे छोटे त्रिभुज दिख रहे हैं। ठीक है, अब एक त्रिभुज की बात की जाए तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इस बड़े वाले त्रिभुज में देखिए 4 है, ये बड़ा वाला त्रिभुज 4 है और यह 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो क्षेत्रफल है वह बड़े वाले के क्षेत्रफल का 1/4 है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यह तो मैंने अंदाज से आपको बता दिया किस तरीके से अंदाज से आप कर सकते हैं, या यहाँ पे जब दिया गया कि यहाँ सभी मध्य बिंदु हैं तो यह जो संबंध है वह लागू ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, 2:58 PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय है। अब देखिए 2:58 PM यानी कि दोपहर के लगभग 3 बजे। ठीक है, 2 मिनट बाद 3 बज ही जाता, 2 मिनट बाद जो है वह 3 PM हो जाता। ठीक, अब पूछ रहा है, इसी में पूछ रहा है कि 4 घंटे 59 मिनट पहले, 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय रहा होगा। 4 घंटे 59 मिनट पहले, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि 5 घंटे पहले। 5 घंटे पहले देखिए क्या बज रहा होगा, 5 घंटे पहले 10 बज रहे होंगे और सुबह के तो AM हो जाएगा। ठीक, अब लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट कम है, तो इसको 1 मिनट बढ़ाएंगे और यहाँ का 2 मिनट घटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9:59 AM। ठीक है,
2 मिनट जो है वह समय, यानी कि एक्चुअल समय क्या हो रहा होगा, एक्चुअल समय 5 घंटे पहले, यहाँ 2:58 से 5 घंटे पहले की अगर हम बात करेंगे तो 9:58 हो रहा होगा, जबकि हमको 5 घंटे पहले की नहीं, 4 घंटे 59 मिनट पहले की बात करनी है। तो 1 मिनट और बढ़ा लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 9:59 AM। ठीक, तो यही जो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे 9:59 AM, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6 है, दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्गफल सेंटीमीटर है। आकृति का परिमाप सेंटीमीटर में होगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि 5 वर्ग आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस आकृति में अगर हम बात करें तो आपको 5 वर्ग दिखाई दे रहे होंगे। ये जो आपको ABCD है, ये पहला वर्ग। इसी तरीके से इस पॉइंट को E नाम दें और इसको F नाम दें तो ये दूसरा वर्ग आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से 5 वर्ग हैं। ठीक है, इन सभी का जो है क्षेत्रफल दे दिया गया है 180 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, 180 है। तो एक वर्ग का कितना होगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 180 बटे 5, यानी कि ये हो जाएगा 36। यानी अगर भुजा हम लोग यहाँ से A माने तो सब जो जितनी भी भुजाएं आपको दिख रही हैं सब A होंगी, सब A होगा। ठीक है, सब A होगा यहाँ पे जितनी भुजाएं, क्योंकि सारे वर्ग हैं। तो अब भुजा का वर्ग आ जाएगा, जो क्षेत्रफल है वह कितना आ गया, 36, यानी कि भुजा आ जाएगी √36 यानी कि 6। तो भुजा का मान 6 आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, परिमाप। तो परिमाप में आप देखिए, परिमाप जब A बिंदु से हम चलना शुरू करें, फिर B जाएं, फिर E जाएं, फिर इस तरीके से यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, मतलब एक पॉइंट, जिस पॉइंट से चलना शुरू किए और चारों ओर घूम के जब हम फिर A पॉइंट पे आ जाएंगे तो वही हमारा परिमाप होता है। तो देखिए इसमें भुजाओं को जोड़ना है, बस लंबाई हमको पता है। तो ये 6 लंबाई हर जगह है, 6 सेंटीमीटर हर जगह है। तो देखिए कितनी बार इसको जोड़ना पड़ेगा 6 सेंटीमीटर को, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये 5 बार, ये 6 बार, ये 7 बार, ये 8 बार, ये 9 बार, ये 10 बार, ये 11 बार, ये 12 बार। ठीक है, तो 12 बार अगर ए चलेंगे हम तो हमको परिमाप मिल जाएगा, यानी कि परिमाप इसका जो हो जाएगा वह 12 गुणे भुजा आ जाएगा, या 12 बार भुजा को जोड़ लीजिए या 12 से गुणा कर दीजिए। तो 12 का गुणा हो जाएगा 6 में, 12 छक 72। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा 72 सेंटीमीटर, यह परिमाप हो जाएगा इस आकृति का। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 7 है, एक घनाभ के आकार के कमरे का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। एक घनाभाकार देखिए कमरा है, ठीक है, एक घनाभाकार कमरा है, इसका क्षेत्रफल, जैसे आप मान लेते हैं आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मतलब तो हम लोग यही समझ रहे हैं कि यहाँ फर्श का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ ट्विस्ट है। यहाँ पे क्षेत्रफल तो कमरे का अगर होता तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता, L/B हो जाता, बात खत्म हो जाती। ठीक, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस देखिए अलग दिए गए हैं। तो कमरे का क्षेत्रफल का मतलब हो गया कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये कमरे की दीवारें आएंगी इसमें। ठीक है, ये आपके सामने की दीवार, ये बाकी के पीछे की, एक ये साइड की। ठीक, 2 साइड की दीवारें और एक सामने की एक पीछे की दीवार है। जैसे आप कमरे में बैठे होंगे तो 2 साइड में दीवारें होंगी और एक सामने एक पीछे। तो सामने और पीछे वाली की दीवारों की अगर हम बात करें तो इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना होगा तो दीवार का क्षेत्रफल, दीवार में देखिए लंबाई होगा और ऊंचाई होगा, तो ये हो जाएगा L/H, और यह 2 बार होगा क्योंकि सामने वाली दीवार का भी वही होगा और पीछे वाली भी दीवार का वही होगा। ठीक है, तो इसका 2 गुना कर दीजिए तो सामने और पीछे वाली दीवार का हो गया, और इसी तरीके से आपके दाएं और बाएं का दोनों दीवारों का हो जाएगा 2 गुणे, क्योंकि 2 गुना होगा, और ये होगा B/H। अब यहां से देखिए कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा और H कॉमन हो जाएगा।
2 इंटू एच कॉमन हो जाएगा और L प्लस बी जो हो जाएगा वह बच जाएगा, यानी कि 2 गुणे ऊंचाई बराबर नहीं, ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, यही जो हो जाएगा, यही फॉर्मूला हो जाएगा कमरे के चारों दीवारों के क्षेत्रफल का। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एच ब्रैकेट में L प्लस बी, ये जो ऑप्शन सी हो जाएगा यही सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 8 है, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब कोई आयताकार जो है वह खेत है, आयताकार खेत है और इसका जो विकर्ण है वह 17 मीटर दिया गया है, विकर्ण 17 मीटर और परिमाप यह है 46 मीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा यह पूछ रहा है। अब देखिए विकर्ण जब दे दिया गया है 17 मीटर, तो लंबाई L हो और चौड़ाई B हो, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लोग लगाते हैं तो विकर्ण जो आ जाएगा वह अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा विकर्ण की वैल्यू। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं अंडर रूट विकर्ण की जगह L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 289, 289 जो हो जाएगा यह इसका वर्ग हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए परिमाप, इससे अगर हम लोग देखें, अब ये समीकरण हमारा पहला हो गया। परिमाप अगर हम देखें, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 46, तो L प्लस बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, L प्लस बी बराबर लिख सकते हैं 23 के 2 से उधर भाग कर देंगे। अब इसी को आगे एक्सटेंड करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा L प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 23 का स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB बराबर क्या हो जाएगा 23 का स्क्वायर, यानी कि 529। ठीक है, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह यहाँ से देखिए पहले इक्वेशन से 289, तो ये हो जाएगा 289 धन 2LB बराबर 529। अब 2LB बराबर लिख सकते हैं 529 माइनस 289, यानी कि कितना बचेगा 240, और LB बराबर लिख सकते हैं 120। अब L इंटू बी क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है, यानी कि LB बराबर 120, यानी कि आयत का क्षेत्रफल बराबर 120 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा 120, यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के समप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था है। एक बच्चा है जो सभी संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, तो ऐसी अवस्था को हम लोग कहते हैं संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है, पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए किस तरीके से बच्चों को सिखा सकता है, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा, या विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, या चाक और टॉक पद्धति का प्रयोग करेगा, या कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों मैनिपुलेटिव्स और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा। तो पियाजे के सामाजिक अनुदेशन से क्या है, पियाजे का मानना था कि बच्चों को अगर सिखाना है कोई चीज तो शिक्षक सामूहिक परियोजना और सामूहिक परियोजना का परिचर्चा का प्रयोग करके सिखा सकते हैं, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित बिंदियों का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजन एरे आरेख हैं। 15 अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के उपर्युक्त तरीके की संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे 15 बिंदियां हैं, उनको अलग अलग तरीके से दिखाया गया। देखिए यहाँ पे एक रो में 3 बिंदियां हैं और इस तरीके के 5 रो हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक रो में 5 बिंदियां हैं और इस तरीके के 3 रो हैं, और इस तरीके से देखिए यहाँ पे रो नहीं, रो तो 15 है और कॉलम एक ही है। यहाँ पे देखिए कॉलम कई है बट रो एक ही है,
ठीक, तो इस तरीके से अब इन बिंदियों का उपयुक्त इस तरीके से किस चीज की संकल्पना को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यह पूछा जा रहा है। तो दो संख्याओं के उत्पादों के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन, अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान, या क्षेत्रफल की संचयी प्रकृति, या गुणन की संचयी प्रकृति, अभाज्य संयुक्त संख्या की पहचान, आयत का क्षेत्रफल। दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करने, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणक, अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, मात्रात्मक इकाई का प्रयोग करते हुए आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ से आयत का क्षेत्रफल तो नहीं, यहाँ पे दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में, जैसे यहाँ पे 3 गुणे 5 दर्शाया जा सकता है, यहाँ से 5 गुणे 3 दर्शाया जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 15 गुणे 1 और यहाँ से 1 गुणे 15, इस तरीके से गुणन जो है, गुणन का प्रदर्शन हो सकता है। अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान यहाँ से की जा सकती है, ठीक है। जैसे अभी हमको दर्शाना हो 5 को, ठीक है, तो 5 को हम दर्शा सकते हैं कि हाँ किसी संख्या के गुणन के रूप में यह नहीं आ रहा है इस तरीके के चित्र से, तो ये सारी चीजें की जा सकती। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, त्योहारों के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा के इस प्रकार की चर्चा, देखिए त्योहारों के समय आपको पता है कि सेल चलती है जिसमें प्रतिशत छूट मिलती है, तो कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा के इस प्रकार की चर्चा, अब ऑप्शंस देखिए कि उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में बोला है कि इस तरीके की चर्चा नहीं होनी चाहिए। अब ऑप्शन बी देखिए, अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। तो देखिए जब भी हम क्या करते हैं, जब भी कुछ डिस्कशन करते हैं तो इसमें क्या होता है, वाद विवाद जो शैली होती है वो तो बढ़ती है, कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ होती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है। ये गलत है। एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों को सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। तो सबसे सटीक जो यहाँ पे सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी, ठीक है। किसी भी परिचर्चा में, कक्षा में कभी भी क्लास में डिस्कशंस होते हैं, आपको पता है, तो वह क्या होते हैं, वह विद्यार्थियों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको एक दूसरे के विचार सुनने का मौका देते हैं और जो विद्यार्थी अपना बात रखना चाहता है उससे प्रोत्साहित करते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 13 है, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती हैं। एक कक्षा में शिक्षिका जो है, टीचर, वह विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती हैं, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि शिक्षिका का उद्देश्य है। शिक्षिका का क्या उद्देश्य है, विभिन्न परिप्रेक्षणों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना या सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना या परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना या विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन ए, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों को सहायता करना। अब अलग अलग चीजों पे आधारित परिभाषाओं को बनाने को कहा गया है टीचर के द्वारा। तो स्टूडेंट बोल सकता है कि 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, या फिर ऐसी आकृति जिसमें 4 कोण होते हैं उसको चतुर्भुज कहते हैं, या ऐसी आकृति जिसमें 2 विकर्ण होते हैं। तो इस कई आधार पे कई सारी परिभाषाएं बच्चे बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थी को सहायता मिलेगी, सभी, चाहे भुजा हो, चाहे एंगल हो, चाहे विकर्ण हो। तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 14 है, कक्षा में एक छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है, स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे। अब एक बच्चा है जो
क्लास में बोलने में हिचकिचाता है, वह बोल नहीं पाता है सही से ढंग से, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता है, तो ऐसे में आप कैसे बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे, कैसे उसके अंदर से ये चीज आए कि हाँ वो क्लास में बोले। तो ये कैसे करेंगे? परिचर्चा का आयोजन करके या ऐसे खेलों का आयोजन करके जिसमें बच्चे बोलना पसंद करें। जो स्वयं की अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से करे उसे अधिक अंक देकर बच्चों को कक्षा की गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके। तो सबसे सटीक जो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा जो आप कर सकते हैं, ऐसे खेल का आयोजन करें जिसमें जो है वह बच्चा बोलना पसंद करे, ऐसी चीजें जिसमें बच्चे अपने आप को आसानी से रख पाए। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न संख्या 15 है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 और 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर। दो संख्याओं का अंतर, जैसे दो संख्याएं हम लोग मान लेते हैं, माना जो संख्याएं हैं वह a और b हैं, तो इनका अंतर a माइनस बी हमको 5 दिया गया है और इनका गुणनफल यानी कि a इंटू बी कितना दिया गया 36। तो पूछ रहा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर यानी कि a बाई बी माइनस 1 बाई बी। व्युत्क्रम संख्याओं के उल्टा, संख्याओं को उल्टा कर दिया जाए तो उनका अंतर। तो संख्याओं को उल्टा कर देंगे, a को उल्टा करेंगे तो 1 बाई ए मिलेगा और b को उल्टा करेंगे 1 बाई बी मिलेगा और इनका अंतर तो घटा दीजिए 1 बाई ए में से 1 बाई बी, यही हमने लिखा है यहाँ पे। अब इसके बाद इसी का अंतर आपसे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए हर समान कर लीजिए, तो ये हो जाएगा a इंटू बी और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अंश में a था, अब ए बी हो गया तो b से गुणा होगा ऊपर और इसी तरीके से यहाँ क्या होगा a से गुणा होगा। अब देखिए यहाँ पे ए बी का मान जो है वह 36 है तो हर में 36 आ जाएगा और b माइनस ए की जो वैल्यू हो जाएगी, अंतर देखिए 5 दिया है तो a माइनस बी की वैल्यू 5 होगी, चाहे b माइनस ए की वैल्यू 5 होगी। तो यहाँ पे b माइनस ए की वैल्यू आप 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी 5/36। ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, दो संख्याओं का योग 36, उनके मासा लासा क्रम से 3 और 105 हैं, तो दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा। दो संख्याओं का योग, जैसे अभी हमने माना था दो संख्याएं a और b, वैसे दिया गया है यहाँ पे दो संख्याओं का योग a प्लस b का योग जो है वह 36 है और इनका जो मासा है, संख्याओं का जो मासा है वह कितना है 3 है और जो लासा है वह कितना है 105 है, ठीक। अब इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग आपको निकालना है यानी कि 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए दो संख्याओं का अगर मासा और लासा आपको पता है तो दो संख्याओं का जो गुणन होता है यानी कि अगर संख्या ए बी है तो a गुणे बी यानी कि ए बी बराबर होता है मासा गुणे लासा यानी कि 3 गुणे 105, यानी कि ए बी का मान कितना हो जाएगा 3 गुणे 105 हो जाएगा और a धन b 36 है। तो अब इसको जिसका मान आपको निकालना है वह सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा देखिए बटे में ए बी और यहाँ पे b धन a, तो b धन a आपको पता है 36 है और a इंटू बी आपको पता है 3 गुणे 105 है, ठीक है। तो अब काट दीजिए 3 से, तो ये हो जाएगा 1 और 2 12 बार में और अब ये देखिए 12/105 आ जाएगा, अभी भी ये 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 और 5, तो वैल्यू कितनी आ गई 4/35। तो इनके व्युत्क्रमों का जो योग हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 4/35। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 देखिए, निम्नलिखित में उचित भिन्न है। अब उचित भिन्न क्या होता है, जिसका जो अंश होता है वह हर से छोटा होता है। अंश जो होता है, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो उसको भिन्न रूप में बनाने के बाद, नहीं तो आप यहाँ कर देंगे कि जो अंश है वह 1 है हर 2 है, लेकिन यहाँ पे देखिए सही में लिखा गया है, इसको पहले आप प्रॉपर भिन्न में बना लीजिए। तो ये 3/2 होगा। अब देखिए 3 बड़ा है और हर छोटा है, ठीक। तो आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस भिन्न का जो मान होता है, जो भिन्न का मान होता है
वह अगर 1 से छोटा है तो ऐसा भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में देखिए 3 जो है वह 5 से छोटा है, यानी कि यह क्या है, यह उचित भिन्न है। ऑप्शन बी देखेंगे आप, अंश बड़ा है तो उचित भिन्न नहीं है, यहाँ भी अंश बड़ा है तो उचित भिन्न नहीं है, यहाँ भी अंश बड़ा है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा 3/5 यह उचित भिन्न है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 18 है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, घट या बढ़ सकती है। अब आपने शुरू में जब समांतर रेखा पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वह हमेशा बराबर रहे। ये भी आपने पढ़ा होगा कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। यह भी आपने पढ़ा होगा कि यह एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो काटती नहीं है इसीलिए इनकी जो बीच की दूरी होती है वह हमेशा बराबर रहती है। नहीं तो अगर इनकी बीच की दूरी अगर घटती रहे या बढ़ती रहे तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर के यह एक दूसरे को काट देंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वह हमेशा बराबर रहती है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रश्न संख्या 19 है, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है और कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। तो आमों के भार में से हम सेबों का भार अगर घटा दें, आमों का भार माइनस सेबों का भार अगर हम कर लें तो हमको मिल जाएगा कितना भार आमों का अधिक है। अब आम का भार देखिए 2 किलो 600 ग्राम है और सेब का भार देखिए 1 किलो 1 kg 450 ग्राम है, 450 ग्राम है। तब देखिए 600 में से 450 ग्राम जाएगा तो 150 ग्राम बचेगा और 2 किलो में से 1 किलो घट जाएगा तो ये 1 किलो रह जाएगा। 1 किलो 150 ग्राम जो है वह आम का भार ज्यादा है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 20 है, 1 सेमी आधार त्रिज्या और 5 सेमी ऊंचाई एक बेलनाकार लकड़ी से सबसे बड़े काट क्षेत्र का आयतन होगा। अब बोल रहा है कि एक जो बेलन है उसकी जो त्रिज्या है, उसके आधार की जो त्रिज्या है वह कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक। यानी कि ये जो आधार का रेडियस है यह क्या है, यह 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है और ऊंचाई जो है वह 5 सेंटीमीटर की है। जो ऊंचाई है ये जो है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। तो बोल रहा है कि इस एक बेलनाकार लकड़ी से सबसे बड़े काट क्षेत्र का आयतन, सबसे बड़े काट क्षेत्र का आयतन का मतलब हो जाएगा एक, इसी में से अगर गोला काटा जाए, इसी में से एक गोला काटा जाए, जैसे कि आपके क्रिकेट की बॉल होती है उसको अगर काटना हो तो उसका सबसे बड़ा जो आयतन होगा वह कितना कटेगा। तो एक अगर गोला काट लिया जाए तो सबसे बड़ा गोले की जो त्रिज्या हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, सबसे बड़ी त्रिज्या का गोला हम लेंगे तो सबसे बड़ा आयतन हमको मिलेगा। तो आर की जो वैल्यू हम अधिक से अधिक ले सकते हैं वह 1 सेंटीमीटर की ले सकते हैं और गोले का जो आयतन होता है वह कितना होता है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। आर कितना है, 1 है, 1 का क्यूब कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3 पाई। सेंटीमीटर में है यहाँ पे वैल्यू सारी, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में देखिए लिखा है 4/3 और ये पाई लिखा है, थोड़ा सा अजीब आपको दिख रहा होगा लेकिन यह है पाई, ठीक है। यहाँ पे ये भी पाई है और ये 5 पाई है, ठीक है। तो ऑप्शन बी में दिया गया है 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यह सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों आपने सभी पूरे क्वेश्चंस को देख लिया। उम्मीद है सभी प्रश्न जो हैं वह आपको समझ में आए होंगे। कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ये क्लास आपको कैसा लगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है
तो कमेंट करके जरूर बताइए और इस क्लास को लाइक करिए ताकि सभी लोगों तक यह क्लास पहुंचे। शेयर करिए। इसके लिए आप सबसे पहले आप कम से कम आपके जो सबसे घनिष्ठ मित्र हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसी तरीके से बेहतरीन तैयारी कर पाए अपने आने वाले एग्जाम्स की। अब देखिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उसके बगल होगा बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं डेली, जब क्लास आती है शाम को 7 और 8 बजे, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप क्लास अटेंड कर पाओ। ठीक है, और जितनी भी क्लास अभी तक हुई है सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना हो या फिर कुछ भी पढ़ना हो, आप चैनल पे विजिट करिए और चैनल से पढ़िए। आपकी तैयारी जो है वह बहुत ही बेहतरीन होगी। अब इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।